हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। ये हमारी लेक्चर सीरीज जो मैट्रिक्स के ऊपर है उसका वीडियो नंबर 6 है। और पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर देखेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या करती है, जिसके लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज जो हो वो क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। या फिर ए ट्रांसपोज ए आप जब कर रहे हैं ना तो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए सेम ऑर्डर की। क्या है पहली चीज, ए क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास कोई, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या कर रहे हैं आप, उस मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज कर दे रहे हो। और जब ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हो, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है सेम ऑर्डर की। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी बात। तो इस स्टेटमेंट को लिख लेना कि क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ये जो है ये अप्लाई होता हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जब आप कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है सेम ऑर्डर की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता आपको तो वही है, आप जानते होंगे, 12th में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 क्रॉस 2 की तो 1 0 0 1। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी मैंने आपको बताया 3 क्रॉस 3 में क्या होता है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल जो टर्म होते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल टर्म पे सिर्फ 1 1 आता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप पता होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसे। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है ए जो कुछ इस तरीके से है कि कॉस थीटा साइन थीटा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मैं कहता हूं। ठीक है, आप इसका ए ट्रांसपोज लीजिए और ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देखिए। तो पहली चीज ए ट्रांसपोज लिया हमने, तो ए ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो आपका अभी कॉलम है वो रो बन जाएगी, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी। कुछ भी आप तरीके से समझ लो कि आपकी जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। ठीक है, तो जो पहली कॉलम है वो पहली रो बन जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए आपको क्या मिलता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। या फिर आप इसका चेंज भी कर सकते हो ऑर्डर, आप ए ट्रांसपोज को आगे रख लो। हम पहले ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी ए मैट्रिक्स, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे इस मैट्रिक्स से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा करके देखिए क्या मिलता है आपको। तो यहां पर क्या मिल रहा है लिखते हैं। देखो क्या होता है, आर इंटू सी जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की सेम ऑर्डर, पहली चीज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। ठीक है, तो सेम ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। सेम ऑर्डर की भी नहीं होंगी तो मतलब ये होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स जो भी है यहां पर आर इंटू सी की है। ठीक है, R1 C1 है और ये मैट्रिक्स क्या है, ये कुछ कोई भी और ऑर्डर की है। तो जो नीचे का जो ये सी वाला पार्ट होता है दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे ये क्या है, ये मान लो क्या है, R2 C2 की है। ठीक है, तो इसका ये जो C1 है इसका जो R2 है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होती। और जो आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में करने के बाद वो इस ऑर्डर की होती है जो बच रही है, इसके और इसके ऑर्डर की। ये चीज़ मैंने पहले बताई है, ठीक है, आपको पता भी होगी। तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो की आपने पहली कॉलम से जब मल्टीप्लाई करी तो आपको क्या मिला,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आपने पहली रो की दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करी, तो इधर ये मिला माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर मिला प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गई पहले के 2। अब इसके बाद इसकी सेकंड जो रो है उसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करी, क्या मिला, यहां पे मिला माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर मिला प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भी 0 मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो अपनी ये है सेकंड रो, इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करी, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो ये जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। अब क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ये तो बात हुई कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये सही है, हमने प्रूव कर दिया ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है आपकी मैट्रिक्स, तो उसकी क्या होती है, कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो और दिलचस्प है, उनको हम देखते हैं पहले क्या है वो प्रॉपर्टीज। मतलब एक मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो होंगी, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं हम देखते हैं। पहली चीज कि डिटर्मिनेंट जो होगा आपका, डिटर्मिनेंट जो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट जो होगा वो या तो +1 होगा, ठीक है, +1 होगा, ठीक है, और -1 होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, प्रॉपर्टीज में लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इधर +1 और -1, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं खाली शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो डिटर्मिनेंट जो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का या तो +1 होगा या तो -1 होगा हमेशा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो एक बार, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है +1। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो होता है ना आपका, वो ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर आपको पता है आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आपसे वो पेपर में कह रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स निकालो, तो आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप उसका सिर्फ ए ट्रांसपोज कर दो तो आपको उसका ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि ए जो ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है, उसका ए इनवर्स होता है। तो अगर आपको पेपर में बता दिया है कि मैट्रिक्स क्या ऑर्थोगोनल है और इसका ए इनवर्स निकाल के दिखा दो हमें, ठीक है, तो आप देख लो भाई क्या होगा, वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिख देना फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, उसका ए इनवर्स। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is a normalized वेक्टर, ठीक है। क्या होता है कि एनी रो, कोई भी एक रो ले लो आप और कोई भी कॉलम ले लो, वो क्या होगा, एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होगा। अब नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, सपोज एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, जो क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 के कैप से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, मैं कहूं कि a इज नॉर्मलाइज्ड, इफ a इज नॉर्मलाइज्ड, तो क्या होगा कि ये जो सारे कंपोनेंट है ना, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, इन सबका मॉड स्क्वायर a मॉड स्क्वायर b, ठीक है, का स्क्वायर मॉड 3 का स्क्वायर जो होगा, वो इन सबका जब आप
टोटल करोगे तो वो +1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ये होती है कि ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस मतलब A1 का मॉड का स्क्वायर प्लस A2 के मॉड का स्क्वायर प्लस A3 के मॉड का स्क्वायर जो आएगा वो आपका +1 आएगा। तो ये होता है नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब अगर मैं इसको एक वेक्टर मान लूं, किसी भी रो को एक वेक्टर मान लूं, तो ये क्या है, मान लो पहली रो है ये अपनी। अब इसको इस तरीके समझो कि ये पहली रो है। अब मैं कह रहा हूं कि एनी रो, कोई भी रो, एनी कॉलम, कोई भी कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रो ले लूं, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, और उसको एक वेक्टर की तरह बनाऊं, अगर वेक्टर बनाऊं उसका, तो क्या होगा, वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा, यानी कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहली कोई भी रो ले लो, पहली रो ले लेते हैं। ठीक है, रो 1 ले लेते हैं, रो 1 को वेक्टर मान लिया हमने ना, तो ये cos थीटा I1 मान लो। ठीक है, sin थीटा j मान लो। ठीक है, क्योंकि 3x3 की तो है नहीं तो k भी मान लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, और 3x3 की अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसमें k कैप, मतलब उसका जो तीसरा कंपोनेंट आ रहा होगा रो में, वो भी आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, अब क्या है, ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि इसका ये यहां पर A1 का काम कर रहा है और ये A2 का काम कर रहा है। इसके मॉड का स्क्वायर जब मैं करूंगा और उन दोनों को जोड़ूंगा तो +1 आएगा। ठीक है, तो cos थीटा का जब स्क्वायर करता हूं प्लस sin थीटा का मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे +1 मिलता है। हाँ मिलता है ना। इसको मॉड अब यहां पर ये तो रियल नंबर है तो मॉड का वही आएगा चीज। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका ले लूं, इस वाली रो का ले लूं, यहां पर भी मॉड साइन प्लस साइन हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तब भी, अगर मॉड ना होता तब भी वो क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा होता प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता। अब मैं इस वाली कॉलम की बात करूं तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर भी 1 आता। तो क्या होता है, एनी रो, कोई भी रो ले लो आप, कोई भी कॉलम ले लो ऑफ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमेशा आपको क्या मिलेगा, ये कंडीशन वहां पर ये सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरी चीज, एक और जो इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये है कि जगह कम है तो यहां पर शायद आपको दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जो 4th प्रॉपर्टी है उसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं। तो पहली, दूसरी, तीसरी हो गई, चौथी यहां पे लिखता हूं मैं आपके लिए। तो 4th जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एनी 2 रोज, ठीक है, और एनी 2 कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स are orthogonal to each other। अब इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है, इस बार कह रहा है एनी 2 रोज, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब कोई 2 चीज ऑर्थोगोनल क्या होती है, 2 वेक्टर जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल कब होते हैं, ये समझ लो आप कि 2 वेक्टर A1 वेक्टर है आप पे और A1 क्यों कर रहे हैं, एक वेक्टर मान लेते हैं, A वेक्टर है अपने पास और एक B वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों ऑर्थोगोनल टू ईच अदर कहलाते हैं। ठीक है, यदि A डॉट B क्या आता है आपका 0 आता है, यानी कि ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्योंकि A डॉट बी 0 आता है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो इसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का कैसे खोलते हैं आप, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब मैं कह रहा हूं दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो यानी cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब 0। A डॉट बी की वैल्यू 0 आती है अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है उनके बीच का एंगल, तो A डॉट बी 0 आता है। तो अगर मैं A और मतलब किसी भी एक रो को एक वेक्टर मानूं, दूसरी रो को दूसरा वेक्टर मानूं, तो कह रहा है एनी 2 रोज, ठीक है, और एनी 2 कॉलम, मतलब पहली ये कॉलम को मैंने एक वेक्टर मान लिया, इसको एक वेक्टर मान लिया,
उन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा जीरो आना चाहिए, ठीक है। उनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा जीरो आना चाहिए, ठीक है। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये अपना क्या है, मान लो ये जो है यहां पर, ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये बना रहा है अपना a1 वेक्टर। तो a1 a वेक्टर हो गया ये अपना कॉस थीटा आई कैप प्लस ये हो गया अपना माइनस का साइन थीटा जे कैप, ठीक। तो और यहां पर ये बी वेक्टर हो गया, मतलब एनी टू कॉलम लिए ना हमने, तो कोई भी दो डिफरेंट कॉलम ले लिए हमने। तो पहली कॉलम दूसरी कॉलम, दूसरी कॉलम क्या है भाई साहब अपनी, ये साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा जीरो आना चाहिए। तो ए डॉट बी करके देख लो, ए डॉट बी करो, क्या आता है, कॉस थीटा आई कैप माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा जे कैप डॉट साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। दिख ही रहा है आप लोगों को कि ये आई आई वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एक और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो आ रहा है ना, यहाँ पर जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ये रो और ये रो वेक्टर जो है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, सॉरी कॉलम वेक्टर क्या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो, रो में भी ये अगर वेक्टर मान लो और ये मान लो, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो ये देगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, ये प्लस का देगा, ये भी जीरो आएगा। तो हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये चार प्रॉपर्टीज हमेशा होती हैं, ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज उसमें हमेशा होती हैं। और पहली वाली तो चेक ही करते हैं हम, जिससे क्या ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, बस कुछ चीजें अलग होती हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बात करी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, अब हम बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या करती हैं, ए इंटू ए डैगर जो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, ए इंटू ए डैगर उसकी वैल्यू आई होती है, या आप यूँ कह लीजिए कि ए डैगर ए जो होगा वो भी आपका आई ही आएगा, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए ए डैगर की वैल्यू क्या है आपकी आई के बराबर आ जाए। अब डैगर क्या होता है, तो डैगर दूसरे शब्दों में ये समझ लो, ए डैगर जो होता है वो मैंने आपको बताया था, कॉन्जुगेट लेते हैं आप पहले, फिर क्या कर देते हैं उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो थी दो, उनमें ये मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ए डैगर क्या होता है, अगर नहीं देखा आपने तो जरूर देख लीजिए, ठीक है, वीडियो नंबर 4 और 5। तो क्या होता है ए डैगर क्या होता है आपका, ए कॉन्जुगेट लेते हैं ए का, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट कर दो, तो आपको ए डैगर मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी आपकी दी हुई मैट्रिक्स है पहले आपको उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, तो ए डैगर मिल जाएगा। ए मैट्रिक्स आपको दी हुई, आपको ए डैगर निकालना है उस मैट्रिक्स का, और ए इंटू ए डैगर करिए तो आपको आई मिलता है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आपकी जो दी हुई मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। और जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसकी भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होती हैं ये चार, ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी वो भी रखती है जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, जो कि आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रखती थी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे, थोड़ा सा अंतर है इन प्रॉपर्टीज में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहली चीज एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स है सपोज अपने पास, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यूनिटरी मैट्रिक्स का, तो 1/√2 1/√2 0, ठीक है, माइनस i/√2 i/√2 0 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। इसके लिए आप अगर आप वो लेते हो, ए डैगर लेते हो और ए इंटू ए डैगर करते हो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब
पहली चीज की डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉड्यूलस होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है आई। अब आप कहोगे यार ये यूनिट मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, z है x प्लस आई वाई है कोई आपके पास नंबर कॉम्प्लेक्स, तो उसका जब आप वो लेते हो क्या, मॉड्यूलस लेते हो, z का मॉड्यूलस लेते हो, तो वो क्या होता है अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, मतलब इसके जो कॉफिशिएंट है x का स्क्वायर और इसका जो कॉफिशिएंट है y इसका स्क्वायर, ये होता है इसका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी चीज आ रही है उसका जब आप मॉड्यूलस लेते हो तो वो यूनिट आता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअल में, ये इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो आप ये कह सकते हो ये 0 प्लस आई वाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो x की जगह पर 0 है यहाँ पर और आई वाई यानी कि y की जगह पर 1 है, ठीक है। तो इसका जब आप मॉड लोगे, ठीक है, इसका मॉड लोगे इस नंबर का, जो आप करके देखिएगा, इसकी जो मतलब a की वैल्यू आ रही है, मॉड a की वैल्यू वो आ रही है i, तो इसका जो वो आएगा मॉड्यूलस वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यूनिट मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ। अब i वैल्यू आती है, अगर आपको दिक्कत हो रही है मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो वैल्यू कैसे आती है वो भी देख लेते हैं। पहली चीज मॉड तो वैसे आपको निकालना आता होगा, मॉड a निकालते हैं तो क्या करते हो, ये नंबर लेते हो पहले, ठीक है, जो बच रही है इसके छोड़कर ये वाली जो कॉलम, ये जो छोटी सी मैट्रिक्स बन रही है इसको सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है i प्लस रूट 2 आ रहा है और ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इस वाली कॉलम को छोड़ दो, इस वाली रो को छोड़ दो, तो यहाँ पर माइनस का i बाई रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका i बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी i बाई 2 आ रहा है, तो ये i आ रहा है, ठीक है। मॉड a i आ रहा था, लेकिन आपको क्या आता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो यूनिट मॉड्यूलस होगा, यानी कि इसका भी जब आप मॉड्यूलस लोगे ना तो वो जो चीज़ होगी वो आपका इसका डिटर्मिनेंट होगी। अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी वही हैं, क्या बाकी प्रॉपर्टीज इसकी भी वही हैं कि a जो ट्रांसपोज होगा वो a इनवर्स के बराबर होता है इसमें भी, और वैसे ही एनी रो और एनी कॉलम जो होती है वो क्या होता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिक्कत दे सकती है, वो समझिए, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है अगर ए वेक्टर आपका नॉर्मलाइज्ड है तो a1 आई कैप है, a2 जे कैप है, ठीक है, और a3 के कैप है आपका, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइज है तो a1 का मॉड का स्क्वायर प्लस a2 के मॉड का स्क्वायर प्लस a3 के मॉड का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर i है और उसके मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो मतलब क्या है वहां पर i इंटू इस, मतलब मैं ये नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं कि हाँ, अगर इस a की जगह पर अगर क्या कर रहे हो आप, चलो i का ही ले लेते हैं एग्जांपल, मॉड i का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा i इंटू आई स्टार, यानी कि i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आप लोगे, ठीक है, i इंटू आई स्टार का ले रहे हो आप मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये i स्टार जब करोगे i इंटू ये -1 माइनस आई हो जाएगा और माइनस का साइन आगे आएगा तो ये आई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस यहाँ पर +1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर करते हो आप, तो क्या होता है हमेशा वो नंबर इंटू उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सपोज आपके पास क्या है, साई है, आप साई का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, साई मॉड स्क्वायर कर रहे हो, साई एक नंबर है मान लो, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉड का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो क्या करोगे आप साई, ठीक है, इंटू साई स्टार लिखते हैं हमेशा,
ठीक है, आप पढ़ोगे अगर क्वांटम फिजिक्स आगे जाके तो उसमें आप देखते हैं कि मॉड का जो स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर जो होता है वो साई इंटू साई स्टार होता है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है हमेशा इसका। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होता है, रियल नंबर के लिए भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मॉड 2 का स्क्वायर, तो वहां पर भी ये चीज हो रही है कि 2 इंटू 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लेकिन जो 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो माइनस का साइन चेंज होगा ही नहीं, तो 2 इंटू 2 हमें 4 दिखता है। लेकिन जब मैं मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं तो हमेशा आपको यही करना है कि किसी भी चीज के मॉड का स्क्वायर है तो साई इंटू साई स्टार करना है। ठीक है, साई इंटू साई स्टार करना है। तो यहां पर रियल नंबर के लिए भी वही चीज होती है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, तो हमें लगता है यार ये 2 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो अपना ये चीज बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, हम तो यही कह देते कि भाई 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, ब्रैकेट लगा के। लेकिन मॉड स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, मॉड स्क्वायर का मतलब यही है कि साई इंटू साई स्टार हो रहा है, यानी कि एक नंबर है सिंपल और एक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता हो, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। अब अगर मैं देखूं कि एनी रो और एनी कॉलम ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, तो एनी आप रो ले लीजिए और एनी कॉलम ले लीजिए, वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगी। तो अपने इस वाली कॉलम को लेके मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहली कॉलम है ये वाली, ठीक है, इसको लेते हैं। तो अगर इसको मैं एक वेक्टर मानूं, मान लो वेक्टर a1, तो मैंने वहां पर बताया जैसे a1 वेक्टर है तो उसके मॉड a1 का स्क्वायर प्लस मॉड a2 का स्क्वायर प्लस मॉड a3 का स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये है पहला √2 आई कैप मान लो, ठीक है, और ये है माइनस का आई कैप बाय √2 j प्लस 0 के, है ना। तो पहले इसका मॉड स्क्वायर, तो मॉड 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस आई √2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये तो सिंपली रियल नंबर है, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, माइनस आई बाय √2 है इंटू साई स्टार। मैंने क्या बताया, मॉड साई का जो स्क्वायर है वो साई इंटू साई स्टार होगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस का साइन आ जाता है, तो इस आई के आगे एक और माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये अगर माइनस का आई बाय √2 है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आई बाय √2, ठीक है, प्लस 0 है ही। अब आई स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस का आएगा, ठीक है, आई स्क्वायर माइनस का 1 देगा, -1, और माइनस का साइन ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो +1 दे देगा। तो यहां पर भी 1/2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती थी आपको अगर मैं कहता कि ये मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। आप में से ज्यादातर लोग यही करते कि इसका क्या कर देते, होल स्क्वायर करते, तो ये तो +1 बना देते, और ये आई स्क्वायर को -1, तो ये माइनस का 1/2 आता, और ये वैल्यू आपकी 0 आ रही होती, तो आपको लगता है ये गलत बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरी चीज आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया था क्या होते हैं, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम जो होंगी वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगी। तो यही सब चीज थी, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।